Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about Edmund Burke, who was an Enlightenment age thinker. So like Thomas Hobbes, John Locke and Giambattista Vico. So friends, today in this lecture I am talking about Edmund Burke as well as I am talking about major works written by Edmund Burke. ही वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर. सो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि एडमंड बर्ग जो थे वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे जो कि एनलाइटनमेंट एज के समय रह रहे थे एंड ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे. ही बिलीव्ड इन मॉडर्न कंजर्वेटिज्म. सो मॉडर्न कंजर्वेटिज्म में ये मतलब विश्वास किया करते थे. सो इनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि यानी मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए एंड सोसाइटी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, जितने भी इनोवेशंस मतलब आते हैं, उन्हें जो है ये ओपोज़ किया करते थे. इनका कहना था कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बजाय कि नए नए चेंजेस या फिर इनोवेशंस को. सो ही इज़ मोर कमिटेड टू ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड अपोजेज changes, new changes or innovations in society. Then democratic people or democrats are considered as liberals. So एडमंड बर्ग जो थे वो डेमोक्रेटिक पीपल यानी डेमोक्रेटिक लोगों को या फिर डेमोक्रेट्स को लिबरल समझते थे एंड इनका कहना था कि ये लिबरल लोग जो हैं ये पूरे इस वर्ल्ड को जो है नई नई चेंजेस यानी नई नई सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाकर नई नई इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करके सोसाइटी में ये जो है इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे. एंड ये जो है रिपब्लिकन्स को जो है ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे क्योंकि इनके अकॉर्डिंग रिपब्लिक लोग जो थे वो जो है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो है चला करते थे एंड देयर शुड बी अ ट्रेडिशनल सोशल पॉलिटिकल सिस्टम. सो इनका कहना था कि जो सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है वो ट्रेडिशनल होना चाहिए. देन अब हम बात करते हैं इनकी फ़िलॉसफीज़ के बारे में. सो इन्होंने जो है 3 मेजर आइडियाज़ दिए थे. सबसे पहला इन्होंने बोला था कि सोशल पॉलिटिकल चेंज शुड बी ग्रेजुअल. कि इनका कहना था कि जितने भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं या फिर पॉलिटिक्स में चेंजेस होने चाहिए वो ग्रेजुअल होने चाहिए यानी स्लो होने चाहिए बट कंटिन्यूस होने चाहिए. सो धीरे धीरे जो है स्लो चेंजेस आने चाहिए बट वो कंटिन्यूस होने चाहिए. कंटिन्यूसली जो है सोशल पॉलिटिकल चेंजेस जो है सोसाइटी में आने चाहिए. So he says, let's a change be gradual and continuous. We need to preserve values and institution. So इनका कहना था कि हमें जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन को जो है प्रिजर्व करके चलना चाहिए. We need to adapt our system. कि हमें जो है अपने सिस्टम को अडेप्ट करके चलना पड़ेगा सो दैट द सिस्टम कैन फिट द चेंजिंग आइडियाज़. अगर हम अडेप्ट करके चलेंगे तो नए नए आइडियाज़ जो है हम उस सिस्टम के अंदर फिट कर पाएंगे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से. जैसी सिचुएशंस होती है सो उस हिसाब से जो है हम उस सिस्टम को इतना अडेप्टेबल बना लें कि आने वाले चेंजेस जो है हम उस सिस्टम के अंदर फिट कर सकें. वी नीड टू मोल्ड द सिस्टम. हमें जो है सिचुएशंस के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो है ट्रेडिशनल सिस्टम को जो है मोल्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्ग. देन अब हम बात करते हैं कि ये जो है बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेदर देन थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स. कि इनका कहना था कि पॉलिटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे जो है होनी चाहिए बिन और जो है उसमें जो है मतलब थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स की कम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो है पॉलिटिक्स होनी चाहिए बजाय कि थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स के. कॉन्फ्लिक्ट दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. कि इनका कहना था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनका जो है मेन रीज़न ये था कि लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में विश्वास किया करते थे. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं यानी जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो उसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. कॉन्फ्लिक्ट्स दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी लोग जो है बहुत सारे इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. सो एडमंड बर्ग जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हेट करते थे यानी डिसलाइक करते थे. द सोशल पॉलिटिकल सिस्टम दैट आर बिल्ड फ्रॉम एजेस आर ट्रू. कि जो भी सोशल एग्जिस्टिंग सोशल यानी जो भी ट्रेडिशनल सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है
सो एडमंड बर्ग उसे बता रहे हैं कि वो जो है एक असल का जो है सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, एंड उसे ही जो है उस ट्रेडिशनल सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को ही फॉलो किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इज़ मोर, कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतनी ज़्यादा जो है मतलब वेल्थ होनी चाहिए, कि एक्सपीरियंस ज़्यादा जो है मैटर होना चाहिए, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के। देन सोसाइटीज़ एंड देयर मेंबर्स क्रिएट देयर आइडेंटिटी, कि इनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग जो है एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो मेंबर हैं वो आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, यानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कि हर एक सोसाइटी की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। इट गिव्स आइडेंटिटी टू द मेंबर्स, कि सोसाइटी की आइडेंटिटी जो है उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले मेंबर्स को भी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि एक सोसाइटी की यूनिक आइडेंटिटी होती है, एंड वो यूनिक आइडेंटिटी जो है वो उसके अंदर रहने वाले मेंबर्स की हेल्प करती है उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। देन अब हम बात करते हैं एडमंड बर्ग के वर्क्स के बारे में। सबसे पहला इन्होंने वर्क लिखा था ऑन अमेरिकन टैक्सेशन। सो फ्रेंड्स, ये भी जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है। सो सबसे पहले इनका वर्क था ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, जिसमें ये सपोर्ट करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन को एंड क्रिटिसाइज़ करते हैं कि किस तरह से जो है अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ट्रीट किया करती थी। सो इस वर्क में जो है ऑन अमेरिकन टैक्सेशन में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। सेकेंड वर्क जो था उसका नाम था स्पीचेस ऑन कॉन्सिलिएशन विद अमेरिकन, कि कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान निकालना। सो स्पीचेस ऑन कॉन्सिलिएशन विद अमेरिकन। बीइंग अ इरिशमैन, सो एडमंड बर्ग जो थे वो इरिशमैन थे, एंड वो जो है ओपनली अपोज किया करते थे ब्रिटिशर्स को, कि वो किस तरह से अमेरिकन कॉलोनीज़ को कितनी गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्स द कॉस्ट ऑफ एजिटेशन, कि किस तरह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अमेरिकन कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ एजिटेट कर रही है, उन्हें जो है राइट्स नहीं देती। ब्रिटिश गवर्नमेंट वोंट गिव देम द राइट्स विच दे रिक्वायर, जो अमेरिकन कॉलोनीज़ को राइट्स देनी चाहिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें नहीं देती। सो बता रहे हैं इस वर्क के थ्रू कि कितनी गंदी तरीके से अमेरिकन कॉलोनीज़ को कितने मिजरेबल कंडीशन के साथ जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ट्रीट किया करती थी। एंड ही क्रिटिसाइज ब्रिटिश फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कॉलोनियल लोगों की यानी अमेरिकन कॉलोनियल पीपल की जो है राइट्स को एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, यानी उनकी राइट्स को जो है पहचानने से भी डिसअप्रूव करते थे। ही क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ द कॉलोनियल पीपल। देन अब हम बात करते हैं थर्ड वर्क के बारे में, जिसका नाम था रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रेंच। सो इस वर्क को जो है बोला जाता है ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शंस इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फ्रेंड्स, ये वर्क जो है 1790 में लिखा गया था। एंड ऑल द रेवोल्यूशनरी पीपल परफॉर्म बैड एक्टिविटीज़। सो एडमंड बर्ग जो है वो ये सोचते थे कि हर एक क्रांतिकारी लोग जो कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने चाहते हैं, नए नए चेंजेस लाना चाहते हैं, वो जो है गलत तरीके की एक्टिविटीज़ को इस सोसाइटी में परफॉर्म करते हैं। सो दो ऑल द रेवोल्यूशनरी पीपल परफॉर्म बैड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्ग। एज अ कंजर्वेटिव एडमंड फेवर्ड मोर रिस्ट्रेंट पॉलिसीज़। सो जो एडमंड बर्ग थे वो कंजर्वेटिव थे, यानी वो जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से को ज़्यादा प्रेफर किया करते थे बजाय कि मतलब सोसाइटी के अंदर नए नए चेंजेस इनोवेशंस को जो है वो अपोज किया करते थे। सो इस सेंस में वो कंजर्वेटिव थे, जो कि वो जो है फेवर किया करते थे रिस्ट्रेंट पॉलिसीज़ यानी कंट्रोल्ड पॉलिसीज़ को। सो ये कहते थे एक्शंस बेस्ड ऑन रियल प्रिंसिपल्स, कि मतलब एक्शंस जो होने चाहिए वो रियल प्रिंसिपल्स के यानी रियल सिद्धांतों के बेस पर एक्शंस लिए जाने चाहिए बजाय कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, यानी ये जो है इररेलेवेंट आइडियाज़ यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, यानी इनके अकॉर्डिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते थे वो इररेलेवेंट होते थे। सो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अपोज करते थे एंड फेवर करते थे
उन एक्शंस को जो कि रियल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते थे। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल प्रिंसिपल्स। सो इनका कहना था कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये रियल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं है। देन अब हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस वर्क पे जो है एक डिटेल में सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। सो ये वर्क जो है एडमंड बर्क का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इस पर अनदर वीडियो लेक्चर जो है अपलोड करूंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल, ये इस वर्क का नाम है। एंड ये जो है ये वर्क जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जॉनरा से बिलोंग करता है। एंड इस वर्क में जो है वो ये जो वर्क है एक एस्थेटिक वर्क है। एस्थेटिक का मतलब जो होता है कि मतलब किसी वर्क को पढ़कर, यानी उस वर्क के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स की प्रेजेंस रहती है कि हमें जो है उस वर्क को पढ़कर जो है बहुत मज़ा आता है, प्लेजर फील करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ वर्क ऑन एस्थेटिक्स। फर्स्ट कंप्लीट फिलोसफिकल वर्क सेपरेट्स ब्यूटीफुल एंड सबलाइम, कि ये ऐसा कंप्लीट फिलोसफिकल वर्क है जो कि ब्यूटीफुल को सबलाइम से सेपरेट करता है। सो ये क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल इज़ दैट विच इज़ वेल फॉर्म्ड, कि ब्यूटीफुल इनके लिए क्या है जो कि बहुत प्रॉपर तरीके से फॉर्म्ड हो। एंड साथ ही साथ एस्थेटिकली प्लीजिंग, यानी ऐसा होना चाहिए कि मतलब लोग जो है वर्क जो है इस तरह से ब्यूटीफुल होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग कि लोग जो है उस वर्क को पढ़कर अपने आप को कन्विंस कर पाए जो राइटर कहने की कोशिश कर रहा है। सो वर्क जो है इस तरह का होना चाहिए कि राइटर जो है रीडर जो है अपने मतलब उस वर्क को फील कर सके, और साथ ही साथ जो है जो राइटर उस वर्क में मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो रीडर जो है उससे जो है कन्विंस होकर जो है अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो है ऐसा होना चाहिए ताकि उस वर्क को पढ़कर जो है रीडर्स आराम से जो है उस वर्क को एंजॉय कर सकें। सो इस तरीके का वर्क जो है इनके अकॉर्डिंग, एडमंड बर्क के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल है। एंड अब ये बताते हैं सबलाइम इज़ दैट विच हैज़ अ पावर टू कंपेल, कि सबलाइम वर्क वो है जो मतलब रीडर्स को जो है कंपेल कर दें, और साथ ही साथ सबलाइम वर्क वो भी है कि मतलब जो चीज़ को जो है डिस्ट्रॉय भी कर सके, कंपेल भी कर सके, साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी कर सके। कंपेल का मतलब, कंपेल जो है इस सेंस में लिखा है कि जो राइटर जो उस वर्क के थ्रू मैसेज देने की कोशिश कर रहा है तो रीडर जो है उससे कंपेल हो जाए, यानी उस चेंज को जो है अपनी रियल लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर सके। सो इस तरीके से जो है मतलब सबलाइम वर्क के अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो रीडर्स को कंपेल कर सके, यानी रीडर जो है उन थॉट्स को जो है अपने अंदर इंटरनलाइज करके इम्प्लीमेंट कर सके। एंड साथ ही साथ सबलाइम वर्क वो भी होता है जो कि एक वर्क को डिस्ट्रॉय भी कर दे, और साथ ही साथ वो वर्क भी होता है कि हमें जो है सबलाइम वर्क एक ऐसा वर्क भी होता है जो कि हमें completely शॉक कर दे। सो sublime is that which has a power to compel and destroy. It can move us. So move us यानी move us in a surprising way. Then preference for sublime, कि sublime को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बजाय कि ब्यूटीफुल को, यानी sublime वर्क को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्क बजाय कि ब्यूटीफुल को। और अगर प्रेफरेंस sublime को ज़्यादा दी जाएगी इन कंपैरिजन टू ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, एक तरीके का ट्रांजिशन मतलब क्रिएट होगा फ्रॉम न्यू क्लासिक टू रोमांटिक एरा। सो इनका कहने का मतलब है कि अगर सबलाइम वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इन कंपैरिजन टू ब्यूटीफुल वर्क, सो अगर ऐसा होगा सो एक तरीके का जो है इससे ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा न्यू क्लासिक से रोमांटिक एरा के लिए। देन अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ पॉपुलर लिबर्टी। सो इसका आंसर है एडमंड बर्क डिनाउंस्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि कहने का मतलब है कि एडमंड बर्क ने जो है रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्क लिखा था जिसमें उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिनाउंस किया है, यानी हेट किया है।
देन सेकेंड क्वेश्चन है अ न्यू चैलेंज टू न्यू क्लासिकल टेनेंट्स ऑफ फॉर्म एंड रीज़न इन एस्थेटिक कंसिडरेशन केम फ्रॉम। ये उनके वर्क से आया था एंड ये जो है एडमंड बर्क के वर्क का नाम है फिलोसफिकल वर्क इनटू द ओरिजिन ऑफ अवर आइडियाज़ ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल से ये चैलेंज आया था न्यू क्लासिकल टेनेंट्स ऑफ फॉर्म एंड रीज़न इन एस्थेटिक कंसिडरेशन। सो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस जो थे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एंड ये इम्पॉर्टेंट थे। सो मेरे को इनको बताना जो था ज़रूरी समझा मैंने। एंड देन फ्रेंड्स इसी के साथ जो है ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।